ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं NIS न्यूज इनसाइट। और अब बात दिल्ली सरकार, DDCA और अरुण जेटली की। तीनों के जिक्र मात्र से आपको कहानी समझ आ गई होगी कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं। बात DDCA विवाद की। हालांकि DDCA और इससे जुड़ी जांच और विवाद को लेकर हम पिछले कई दिनों से बात करते आए हैं और आपको इससे जुड़ी सारी कहानी भी समझाई जा चुकी है। लेकिन अब ये बात और आगे बढ़ गई है, इतनी आगे कि केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोप लगाने के लिए माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, तो केजरीवाल ट्वीट कर इस धमकी को भीख बता रहे हैं। वह मीडिया में खबर आती है कि खुद दिल्ली सरकार की जांच कमेटी ने अपनी जांच में अरुण जेटली को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बात बढ़ने पर मनीष सिसोदिया कहते हैं कि जांच तो अभी शुरू हुई है, तो क्लीन चिट कैसे। कुल मिलाकर खबर का खंडन भी हो जाता है। पूरा मामला बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 15 दिसंबर 2015 सुबह 10 बजे मीडिया में खबर आती है कि दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल के दफ्तर पर CBI का छापा पड़ा है और सचिवालय में किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद ट्वीट कर इसकी पुष्टि करते हैं। बात आगे बढ़ती है। केजरीवाल एक के बाद एक ट्वीट कर PM मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। सीधे कहते हैं कि मोदी मुझे हराने के लिए CBI का सहारा ले रहे हैं। सुबह 11 बजे CBI की तरफ से पहला बयान आता है। बयान में कहा जाता है कि छापा केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं, जबकि उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर मारा गया। CBI के बयान के बाद सवालों का रुख राजेंद्र पर आकर रुक जाता है। कहानी राजेंद्र कुमार की शुरू हो जाती है। आरोप लगते हैं धांधली के, प्राइवेट कंपनी के साथ सांठगांठ के। अतीत को भी उसी वक्त याद किया जाता है जब शीला दीक्षित दिल्ली के दरबार में विराजमान हुआ करती थी, और पन्ने पलटे जाते हैं CNG घोटाले के, क्योंकि उस वक्त राजेंद्र कुमार परिवहन सचिव हुआ करते थे। हालांकि सभी आरोपों को दिल्ली सरकार और अरविंद खुद खारिज कर देते हैं। छापा पड़ा था तो बात बिगड़नी ही थी, सवाल उठने ही थे। सवाल उठे तो जवाब की जगह दिल्ली सरकार ने DDCA की कहानी कैमरे के सामने बयां कर दी। अब सवालों में आए अरुण जेटली। जेटली पर दाग आम आदमी पार्टी ने ही लगाए थे, लेकिन इस दाग के छींटे जेटली के ही करीबी उन्हीं के पार्टी के सांसद कीर्ति ने उड़ाए थे। सारी कहानी उसी वक्त आपस में आकर उलझ गई। भ्रष्टाचार के आरोप राजेंद्र पर लगे। CBI ने जांच शुरू की तो केजरीवाल और दिल्ली सरकार जेटली के खिलाफ भी जांच बिठाने की बात कहने लगे। लेकिन यह बात जेटली को रास नहीं आई और जेटली अपनी पार्टी को लेकर पहुंच गए पटियाला को और केजरीवाल समेत 6 नेताओं पर 10 करोड़ के मानहानि का केस ठोक दिया। केजरीवाल कहां पीछे हटने वाले थे, अड़ गए। अड़ते भी क्यों ना, बेस कीर्ति आजाद का जो था। कीर्ति बीजेपी के लिए गली की हड्डी साबित होने लगे तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल बाहर किया। पार्टी ने निकाला तो पार्टी के अंदर भी और बाहर भी बवाल हुआ। केजरीवाल को मौका मिला और मजबूत हो गए और DDCA की जांच की कमेटी बिठा दी। केंद्र और LG ने कमेटी को असंवैधानिक बताया, लेकिन केजरीवाल माने नहीं। इधर बीजेपी लगातार केजरीवाल पर निशाने साधती रही। केजरीवाल को माफी मांगने की धमकी भी दी, लेकिन केजरीवाल उल्टे बीजेपी पर बरस पड़े। इसी बीच खबर आई कि जांच कमेटी ने जेटली को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सिसोदिया सामने आए और कहानी क्लियर कर दी कि अभी जांच तो शुरू हुई है। कल ही गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, लेटर ऑफ ज्वाइनिंग दिया है, और गोपाल सुब्रमण्यम साहब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल किया जा सके। अगर डर नहीं है, अगर घपला नहीं किया है, जो लोग आश्वस्त हैं वो लोग खुल के कहें ना, जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का जन्मदिन भी है, यानी वो हैप्पी बर्थडे की तैयारी में थे। अरुण जेटली को इसी दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से गठित जांच समिति की क्लीन चिट भी मिल गई। ऐसे में जन्मदिन के मौके पर जेटली के लिए इससे बेहतर तोहफा भला क्या हो सकता था।
जांच समिति से क्लीन चिट की खबर आने के साथ ही बीजेपी और खुद जेटली में खुशी की दोहरी लहर फैल गई। एक तो जन्मदिन की तो दूसरी क्लीन चिट मिलने की। बीजेपी ने तो बिना मांगे मिले इस दाग के धुलते ही जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन जश्न की तैयारी में जुटे जेटली और बीजेपी के लिए क्लीन चिट की यह खबर किसी अंतरिम बेल की तरह अंतरिम खुशी साबित हुई, क्योंकि खबर सामने आते ही दिल्ली सरकार एक बार फिर सामने थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि अभी जेटली बेदाग नहीं हुए हैं। शुरुआती जांच में भले ही उनका नाम रिपोर्ट में सामने नहीं आया है, लेकिन उनका नाम जांच में आगे भी नहीं आएगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि डीडीसीए में घोटाले और वित्तीय अनियमितता की बात कब और कैसे सामने आई। 28 अक्टूबर 2015 को टैक्स चोरी के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए यानी बोर्ड को नोटिस भेजा। दिल्ली सरकार ने मनोरंजन कर यानी एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में 24 करोड़ 45 लाख की मांग की। डीडीसीए को टैक्स चुकाने के लिए 15 दिनों का समय भी दिया गया, मोहलत मिल गई थी डीडीसीए को। 9 नवंबर 2015 को बीसीसीआई ने डीडीसीए को नोटिस भेज दिया। इसी साल 2015 की बात हो रही है ये। इसके बाद 17 नवंबर तक दिल्ली सरकार से एनओसी लेने का वक्त भी बीसीसीआई ने दे दिया। लेकिन इसी बीच 10 नवंबर को डीडीसीए ने दिल्ली सरकार से इस पूरे मामले में मदद मांग ली। डीडीसीए ने बीसीसीआई को 11 नवंबर को इसी बीच अपने 3 साल का बैलेंस शीट भेज दिया। 12 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। दिल्ली विजिलेंस विभाग के प्रमुख चेतन सांघी समिति के अध्यक्ष बनाए गए। समिति ने डीडीसीए में हुए वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की। नवंबर को जांच समिति ने बीसीसीआई से डीडीसीए को बर्खास्त करने की सिफारिश करने के संकेत दे दिए। तो अब तक यह विवाद दिल्ली सरकार, डीडीसीए और बीसीसीआई के बीच उलझा हुआ था। दिल्ली सरकार की जांच समिति ने मनोरंजन कर ना चुकाए जाने को लेकर डीडीसीए को बर्खास्त करने की सिफारिश करने ही वाला था कि उससे ठीक 2 दिन पहले राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ जाता है और इसके बाद डीडीसीए का यह विवाद जेटली की तरफ मुड़ जाता है। जेटली सवालों के घेरे में होते हैं। केजरीवाल ने तो मोर्चा खोल ही लिया। क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद भी फट पड़ते हैं। अरुण जेटली पर सवाल उठना लाजमी भी था, क्योंकि वो लंबे समय तक डीडीसीए के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके समय से स्टेडियम का रिनोवेशन भी हुआ था। केंद्र से पहले भी कई मौकों पर उलझ चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरुण जेटली को उनके सचिव के दफ्तर पर पड़े छापे का मास्टरमाइंड करार देते हुए सार्वजनिक तौर पर घोटाले का आरोपी बता दिया। अब दिल्ली सरकार जेटली की अनियमितता की भूमिका को लेकर जांच करवा रही थी, जिसकी शुरुआत जांच में जेटली बेदाग निकलते दिखाई दे रहे हैं। आइए अब इस जांच समिति के बारे में भी जान लेते हैं। 15 नवंबर को राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे के बाद जेटली का नाम पहली बार उछला। यहां से जेटली विवाद की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि छापे के बहाने सीबीआई डीडीसीए की रिपोर्ट हथियाने आई थी, जिसकी वो जांच करवा रहे थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि इस छापे के पीछे अरुण जेटली का ही हाथ है, क्योंकि अरुण जेटली को यह डर था कि कहीं डीडीसीए घोटाले की रिपोर्ट में उनका नाम तो नहीं आ गया है। जांच समिति की रिपोर्ट के लीक होने पर जेटली के बेदाग होने का खुलासा हुआ कि वो गुनहगार नहीं है। समिति ने यह रिपोर्ट इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंप दी थी। चेतन सांघी की अगुवाई वाली जांच समिति की रिपोर्ट 247 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में अरुण जेटली का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है। रिपोर्ट में डीडीसीए को निलंबित करने की बात की गई है।
डीडीसीए को पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ियों की समिति चलाए, इस बात की सिफारिश भी रिपोर्ट में की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यह रिपोर्ट जस्टिस लोढ़ा समिति के हवाले की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गठित जस्टिस लोढ़ा समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं, तो सांगी ने सोचा कि ये सुझाव लोढ़ा के पास भी जाने चाहिए। साथ ही दिल्ली सरकार को कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाने का सुझाव भी समिति ने दिया है। तो अरुण जेटली दिल्ली क्रिकेट बोर्ड से सालों तक जुड़े रहने के बाद 2013 में इससे अलग हो गए थे। उनके तैनात किए गए कई अधिकारी अब भी वहां हैं। जांच रिपोर्ट में अरुण जेटली का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया गया है, पर रिपोर्ट में 2002 से अब तक कई संदिग्ध गतिविधियों की जांच की गई है। डीडीसीए ने फिरोजशाह कोटला के लिए फिर से निर्माण का फैसला लिया था, जो 2002 से 2007 तक चला। इसमें 24 करोड़ रुपए खर्च होने थे, पर खर्च हुए 114 करोड़ रुपए। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेडियम के अधिकतर कामों के लिए टेंडर निकाले जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके अलावा डीडीसीए ने अवैध रूप से स्टेडियम में 12 कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए, जो उचित प्रक्रिया के बिना ही कंपनियों को लीज पर दे दिए गए। रिपोर्ट के अनुसार स्टेडियम के नवनिर्माण यानी कि रिनोवेशन में शामिल अधिकतर कंपनियां डीडीसीए के अधिकारियों की फ्रंट कंपनियां हैं, इसलिए बजट जानबूझकर कई गुना बढ़ा दिए गए। डीडीसीए फिरोजशाह स्टेडियम को शहरी विकास मंत्रालय से लीज पर लेकर चला रहा है। इसके बदले में डीडीसीए मंत्रालय को हर साल लगभग 25 लाख रुपए देता है, मगर मंत्रालय को आज की दर के मुताबिक 16 करोड़ रुपए सालाना मिलने चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार विवाद के कारण डीडीसीए के पास स्टेडियम चलाने के लिए फिलहाल कोई लीज नहीं है। तो ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में सामने आई हैं, और साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी कह दिया है कि वो जेटली को इतनी आसानी से चलता नहीं करने वाले, नहीं जाने देने वाले। इसमें फिलहाल वक्त हो चला इतिहास के पन्नों को पलटने का। आज 28 दिसंबर है, और आज ही के दिन 1668 में मराठा शासक शिवाजी के पुत्र संभाजी की मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कैद कर यातना देने के कारण मौत हो गई, जबकि 28 दिसंबर 1767 को किंग ताकसिन थाईलैंड के राजा बने और उन्होंने थोनबुरी को अपनी राजधानी बनाया, जो कि फिलहाल अब बैंकॉक है। 1836 में स्पेन ने मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। 1840 आइवा 29वां अमेरिकी प्रांत बन गया। 1885 में 28 दिसंबर के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तब मुंबई को बंबई कहा जाता था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1908 में इटली के मेसिना में भूकंप से करीब 80 लोगों की मौत हो गई। 1950 द पिग डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बन गया। 1957 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। चीन ने भी लोपनोर में परमाणु परीक्षण किया 28 दिसंबर 1966 को। 1974 में 28 दिसंबर को पाकिस्तान में 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और इसमें 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1976 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। और आज एनआईएस में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल फिर आएंगे इसी वक्त एनआईएस लेकर, न्यूज इनसाइड लेकर, और करेंगे रिसर्च उन तमाम खबरों की, तह तक जाएंगे उन तमाम खबरों की जिससे आप रोजाना और हर दिन परिचित होते रहते हैं। इजाजत दीजिए अब मुझे, नमस्कार।